नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कोलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा जे.एल. मेहता की पुस्तक मध्यकालीन भारत का बृहत इतिहास खंड 2 का। इससे पहले मैं इसके पार्ट 1 और पार्ट 3 का रिव्यू कर चुका हूं। इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे हम कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छाइयां क्या है, इसकी कमियां क्या है, सभी बातें हम जानेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं कि इस बुक में लगभग 600 पेज हैं, 592 पेज में ये दी गई है। और इसकी पेपर क्वालिटी जो पहले वाले जो एडिशन आते थे, जो प्रिंट पहले के आए हैं 2018 और 2016 के, उनकी तुलना में इसमें सुधार किया गया है। हालांकि अब भी प्रिंटिंग में मैं कहूंगा कि अच्छी बुक नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में काफी सुधार है। लेकिन ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। जिस प्रकार की ये पुस्तक है आप भूल ही जाएंगे कि इसकी प्रिंटिंग कैसी है। अब इसकी मैं विषय सूची बताने से पहले आपको इसका प्राइस बता देता हूं। यहां देखिए एडिशन भी दिया गया, इसका फर्स्ट एडिशन ही इसका चल रहा है। पुनर्मुद्रित इसको 2020 में यानी रीप्रिंट 2020 में किया गया है, तो वो 2020 वाला एडिशन है मेरे पास। मूल्य इसका 350 रुपए है। हालांकि ऑनलाइन इससे 30-40 रुपए आपको कम मिल सकती है, लेकिन आपको जो शिपिंग चार्जेस लगने के बाद में लगभग इतने ही रुपए की आती है। तो आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन यदि आपको लेना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। यदि आपको उसके ऊपर पुराना जो एडिशन है 2018 वाला जो प्रिंट है उसका भी यदि लिंक दिखाई देता है तो भी आपको ये बुक भेज दी जाएगी। मैंने वहीं से मंगाई है। पुराना एडिशन का लिंक वहां पर दिखा रखा था, फोटो दिखा रखी थी, लेकिन नया वाला एडिशन उन्होंने भेजा है। ऐसे ही मैंने परीक्षा वाणी के बारे में बताया था, जो मैं लिंक देता हूं वहां पुराना एडिशन दिखाएगा, लेकिन आपको भेज दी जाएगी नए एडिशन वाली। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित रूप से बुक्स को वापस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आती। अब इसमें जैसे यहां पर इसका कवर वगैरह चेंज कर दिया गया है, पहले की तुलना में सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन यहां पर रजिया सुल्तान की फोटो क्यों दी गई है मुगल काल में, ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि मुगल काल का इतिहास है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बीच में रजिया को फालतू में ही फंसाया गया है। फिर लास्ट में देखिए कुछ फोटोज वगैरह दे रखी हैं। अब इसके कंटेंट की हम बात करेंगे। इसकी विषय सूची यदि मैं आपको दिखाऊं तो इसकी विषय सूची में सबसे पहले आप जानते हैं बाबर का विवरण आएगा, लेकिन उससे पहले की भारत की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में इसमें विवरण दे रखा है। जैसे बाबर की मातृभूमि, बाबर के पूर्वज, उसके बाद में स्रोतों का सर्वेक्षण, बहुत ही शानदार, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुगल पूर्व भारत में आपको दिल्ली सल्तनत का विघटन, सेना की स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं और बाबर का भारत वर्णन, ये बिंदु मिलते हैं। उसके बाद में बाबर का प्रारंभिक जीवन, भारत पर विजय, उसका चरित्र और व्यक्तित्व, यहां तक 147 पेज हो जाते हैं। उसके बाद में हुमायूं का विवरण है। फिर सूर प्रशासन के बारे में, शेरशाह सूर का उत्थान, प्रशासनिक सुधार और अन्य उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। उसके बाद में अकबर महान, तो अकबर महान का पॉइंट है वो 130-40 पेज में समेटा गया है। जैसे 197 से शुरू होता है और सारी बातों का इसमें बहुत ही विस्तार से विवरण दिया गया है। फिर उसके बाद में मुगल प्रशासन है, जहांगीर के काल का इतिहास दे रखा है, शाहजहां, उत्तराधिकार के लिए युद्ध, शाहजहां की उपलब्धियां, औरंगजेब के बारे में कई सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, बहुत विस्तार से औरंगजेब को इसमें बता रखा है। फिर साम्राज्य के पतन में विघटन और इसके कारण की जानकारी है, हालांकि इसका विवरण शॉर्ट में दे रखा है। उसके बाद में मानचित्रों की सूची है, 6 मानचित्र ये हैं और 1500 ईस्वी का भारत एक मानचित्र और दे रखा है। हालांकि मानचित्रों की क्वालिटी के बारे में मैं कहूंगा कि इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग में जो दिक्कत है, पेपर क्वालिटी कमजोर इस्तेमाल करने के कारण आपको यहाँ पर देखिए ये पढ़ ही नहीं पाए। जो बिल्कुल छोटे अक्षर हैं उनको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत महसूस होगी। तो इसके जो मैप्स वगैरह हैं वो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अच्छी क्वालिटी के नहीं है। बहुत सारी पुस्तकों में इससे कहीं बेहतर फैक्ट जो मैप्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब इस पुस्तक में जिस प्रकार की विषय सूची दे रखी है उसमें आपको उस प्रकार का विवरण नहीं मिलेगा। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए अलग से सारणी बनाकर मेंशन किया जाता है, या फॉन्ट्स को है वो बोल्ड करके या इटैलिक करके आपको अलग से प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है, वैसा कुछ नहीं दिया गया है। कहानी के रूप में बताया गया है सभी कुछ। जैसे आप सतीश चंद्रा की जो 2 पार्ट्स में आती है मध्यकालीन भारत, उसी प्रकार से कहानी को बताने का प्रयास किया गया है। हालांकि उससे ज्यादा विवरण है और हर चैप्टर के बाद में, जैसे यहाँ पर ये चैप्टर चल रहा है, जहां पर ये चैप्टर खत्म होगा आपको कुछ टिप्पणियां मिलेंगी और उसमें कुछ ऐसी बातें आपको पुस्तकों के बारे में विवरण या किसी विद्वान का कोटेशन जो बीच कहानी में देने का लेखक उचित नहीं समझता कि बीच कहानी में देने से फ्लो टूट जाता है, तो वो कुछ लास्ट में बताते हैं बातें हर चैप्टर के बाद में। देखिए ये यहाँ पर एक 23 नंबर पॉइंट है, वो इतना महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यदि इसको कहानी के बीच में लाते तो अलग ही मतलब ध्यान ही भंग हो जाता है कि आपको हाथी के बारे में इस प्रकार से बताया गया है। तो ये निश्चित रूप से लेखक ने बुद्धिमत्ता का काम दिया है कि महत्वपूर्ण पॉइंट छूटे भी नहीं और उसकी जो बात है वो भी कही जाए, तो इसलिए वो बीच में इस्तेमाल न करके उनको अंत में विवरण उसका देते हैं हर चैप्टर के बाद में। इसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। हालांकि लैंग्वेज की मैं बात करूंगा, काफी आसान लैंग्वेज है, पढ़ने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ आपको इसका केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखना चाहे मुगलों के, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं।
बहुत विस्तार से आपको मिलेगा। जो हेडिंग्स हैं वो भी देखिए, यहाँ पर जैसे शाही दीवान की हेडिंग है तो वो भी इतनी छोटी दी गई है, ये थोड़ा सा बड़ा बताना चाहिए था। देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में भी, याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बीच बीच में पेजेस देखते जाइए और मैं आपको बताता जाऊंगा किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप बिना किसी प्रकार का संकोच किए इस पुस्तक को खरीद लीजिए, इसके तीनों ही पार्ट्स को। बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है। और सतीश चंद्रा वाले जो 2 पार्ट्स हैं मैंने आपको बताया था, ये तो इसके पार्ट दिए गए हैं, ये मैंने आपको बताया था जीएल मेहता के पार्ट हैं। इसके अलावा सतीश चंद्रा के जो 2 पार्ट मैंने आपको बताए थे, बहुत शानदार बुक है। जीएस के लिए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बुक है और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी लोग इसको पढ़ते हैं और बिल्कुल पढ़नी भी चाहिए, अच्छी पुस्तक है। लेकिन यदि मैं इसकी जेएल मेहता से तुलना करने लगूंगा तो निश्चित रूप से जेएल मेहता की पुस्तक बहुत ज़्यादा अच्छी है इससे। मुझे तो निश्चित रूप से जेएल मेहता सतीश चंद्रा वाले जो 2 पार्ट्स हैं उससे ज़्यादा बेहतर लगती है। लेकिन जीएस वगैरह के लिए आप 3-3 पार्ट नहीं पढ़ सकते, मध्यकाल के लिए मैं समझता हूँ 2 पार्ट भी उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जीएस के लिए सतीश चंद्रा आपको पढ़नी चाहिए। यदि हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप बिल्कुल भी संकोच मत करना, इस पुस्तक को खरीद लेना, आपको निश्चित रूप से बेहतर महसूस होगा। आपकी इतनी अच्छी तैयारी होगी मध्यकाल की कि आपको किसी भी अन्य पुस्तकों को पढ़ने से ऐसी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो एक तो ये बात होगी कि यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए निश्चित रूप से आपको जेएल मेहता की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेट जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। हालांकि आप फैक्ट्स वाली बुक्स पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, जैसे सल्तनत काल के लिए आप पप्पू सिंह प्रजापत पढ़ सकते हैं। फैक्ट्स के मामले में उस बुक का कोई मुकाबला है नहीं, वैसे सबसे ज़्यादा फैक्ट्स उसमें दिए गए हैं, लेकिन वो कठिन लगती है। इससे तो आपको कठिन लगेगी इस प्रकार की पुस्तकों से, क्योंकि इसमें कहानी है वो अलग तरीके से कही गई है जो अच्छी लगती है, समझ में आती है, और लेकिन फैक्ट्स थोड़े से उससे कम रहते हैं। हालांकि जेएल मेहता तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार पुस्तक है और उसकी किसी भी अन्य पुस्तक से तुलना हम नहीं कर सकते। तो नेट जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मैं कहूँगा कि यदि आपके पास समय है पढ़ने का तो निश्चित रूप से आप पढ़ सकते हैं। फैक्ट्स वगैरह भी सब आपके क्लियर होंगे, सारी कहानी भी आपको समझ में आएगी। कहीं से भी आपका कोई क्वेश्चन आए आपको निश्चित रूप से इसमें से पुस्तक कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि एक आध क्वेश्चन तो ऐसे हो ही जाते हैं जो आप सभी कुछ इकट्ठा कर लेंगे तो भी कहीं ना कहीं छूट जाएगा। लेकिन फिर भी नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि आपके पास समय है तो आप जेएल मेहता के तीनों पार्ट्स पढ़ सकते हैं। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा सल्तनत काल का इतिहास, सेकंड पार्ट में आपको मुगल काल का इतिहास मिलेगा और थर्ड पार्ट में आपको सोसाइटी और कल्चर मिलेगा। समाज, कला, संस्कृति के बारे में जो तीसरा भाग है इसका वो बहुत ही शानदार है। हिंदी में मेरे पास नहीं है, अभी इंग्लिश में ही है, जिसका मैंने रिव्यू भी किया था। तो ये था मेरा रिव्यू जेएल मेहता की पुस्तक मध्यकालीन भारत के व्रत इतिहास खंड 2 का। मेरी राय में बहुत ही शानदार पुस्तक है। यदि आपके पास समय है तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, नेट जीआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। हालांकि आप फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके अलावा पीजीटी के लिए मैंने कई अन्य बुक्स बताई हैं, इतना ज़्यादा विवरण भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो ये था मेरा रिव्यू जेएल मेहता की पुस्तक मध्यकालीन भारत के व्रत इतिहास के खंड 2 का। मेरी राय में बहुत ही शानदार पुस्तक है और ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट है यूपीएससी में वो उनको निश्चित रूप से जेएल मेहता की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और नेट जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत ही शानदार ये किताब है। धन्यवाद।